नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। जो बच्चे कक्षा 10 में हैं, उन सब बच्चों को पता है कि जो आपका पहला पाठ है वो है मित्रता पाठ। और बच्चों, मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं? तो मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आज हम इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय समझेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मित्रता पाठ को समझा कि एक अच्छे मित्र में क्या गुण होने चाहिए, हमें किसको मित्र बनाना चाहिए और किसको नहीं बनाना चाहिए। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है जो इस वर्ष कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है मित्रता पाठ की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। बच्चों, जो बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, उन सबके मन में ये रहता है कि हम जीवनी को किस प्रकार से याद करें और याद करने के बाद किस तरह से लिख करके आएं। क्योंकि बच्चों, आपको जो प्रश्न आता है लिखने के लिए, उसमें से आता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं एक रचना लिखिए। बच्चों, आपसे एक रचना पूछी जाती है, तो आप आसानी से जो भी जीवन परिचय पूछा जा रहा है उसका जीवन परिचय लिख करके, अगर आपको एक रचना भी याद है तो आप एक रचना भी लिख करके आ सकते हैं। लेकिन किस तरह से एक जीवन परिचय लिखा जाता है और किस तरह से जीवन परिचय को लिखना चाहिए अच्छे अंक पाने के लिए, तो वो हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को पूरा ही देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब आपके पेपर होते हैं बोर्ड परीक्षा के, तो उसमें जो प्रश्न पत्र आता है उसका जो 5वां प्रश्न होता है आपके प्रश्न पत्र का, तो उसमें होता है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं एक रचना लिखिए। ये जो प्रश्न है वो 2 + 1 = 3 अंक का होगा। यानी 2 अंक में आपको जीवन परिचय लिखना है। यानी जब आप 2 जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे, और जब आप उनकी जो रचना है वो लिखेंगे तब आपको उसका 1 अंक मिलेगा। इस तरह से बच्चों आपको 3 अंक मिलेंगे जीवन परिचय लिखने के लिए। तो किस तरह से आप जीवन परिचय लिखें जिससे कि आपके बहुत ही अच्छे अंक बोर्ड परीक्षा में आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सीधे ही जीवन परिचय लिखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, बहुत ही आसानी हो जाती है जब आप एक साइड में, जो कॉपी की साइड होती है, उसमें एक बॉक्स बना लें। ठीक है, अगर साइड में ना बनाएं तो बीच में सबसे पहले एक बॉक्स बनाएं और इस तरह से आप उसमें स्मरणीय तथ्य बनाएं। इससे क्या होगा कि आप एक बार में ही जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसे बता देंगे सार रूप में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय संक्षिप्त में क्या है, और उसे ही देखकर वो समझ जाएंगे एग्जामिनर कि इस बच्चे को जीवनी पूरी तरह से याद है। और इस बॉक्स बनाने का ये भी फायदा होगा कि जब आप इस बॉक्स को बना लेंगे तब आपको लिखने में भी आसानी होगी कि अब हमें क्या लिखना है। सबसे पहले आप उस लेखक का जन्म लिखेंगे, फिर जन्म का स्थान लिखेंगे, फिर उनके माता पिता के बारे में लिखेंगे, फिर उनकी शिक्षा लिखेंगे, फिर लास्ट में उनकी मृत्यु लिख देंगे, फिर उनकी रचनाएं लिखेंगे। इस तरह से आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप होगा लिखने के लिए, और आप इस लिखने में बिल्कुल भी भूल नहीं करेंगे। सबसे पहले जब किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय हम याद करते हैं तो उसमें आता है बच्चों जन्म, कि उस लेखक का जन्म कब हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। इसको अच्छी तरह से याद करिए, और याद करने के बाद इसको एक बड़े बड़े पेपर पे लिख करके आप कहीं पर, जो है जैसे आपकी अलमारी है या आपका दरवाजा है पीछे के साइड वाला, उसको लगा दीजिए, ताकि आप जब भी कमरे में निकलें या जो भी अलमारी होती है उस
को अगर आप देखें तो एकदम से साफ दिखाई दे कि हाँ यहाँ पर जो है लेखक का जीवन परिचय लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु तो लिख कर ही रखें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने से पहले आप उनका जन्म और मृत्यु अच्छी तरह से याद कर लें। तो इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी और जो इनकी मृत्यु है 2 फरवरी 1941। बच्चों ये जो 2 डेट हैं इसको आप अच्छी तरह से रट लीजिए। आप इसको 5 बार लिख करके देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में और जो इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 को। ठीक है, अगर आपने 5 बार इसको लिख लिया तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इनका जो जन्म स्थान है वो हुआ था अगुना, बस्ती, उत्तर प्रदेश में। जो इनके पिता हैं वो हैं चंद्रबली, इनके पिताजी का नाम है चंद्रबली। और जो इनकी रचनाएं हैं, अब इनकी रचनाएं याद करिए। रचनाएं याद करने का भी बच्चों एक फायदा है, एक तो जीवनी में ही आपने लिख दी उसका भी फायदा हुआ, फिर इनकी जीवनी में लिखने के बाद आपको ये याद हो जाती हैं इनकी रचनाएं। तब जो प्रश्न नंबर 1 होता है या 2 होता है उसमें रचनाएं पूछी जाती हैं बोर्ड परीक्षा में। पहला और दूसरा जो प्रश्न है उसमें भी पूछा जा सकता है कि चिंतामणि किसकी रचना है, विचार विधि किसकी है, रस मीमांसा किसकी है, त्रिवेणी किसकी है और सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है। तो आपके 2 काम इसमें हो जाते हैं। तो रचनाओं को अच्छी तरह से याद कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो महत्वपूर्ण रचना है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आती है वो है चिंतामणि, विचार वीथी और रस मीमांसा और एक त्रिवेणी। इन चारों को तो अच्छी तरह से याद ही कर लें कि चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी। अब बच्चों को जो सबसे ज्यादा परेशानी आती है वो ये कहते हैं कि हम रचनाएं भूल जाते हैं। अगर आपको फिल्मों के गाने याद हो जाते हैं तो इन रचनाओं को भी अगर आप किसी गीत में बदल करके याद करेंगे तो ये रचनाएं भी आप कभी नहीं भूलेंगे। चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस तरह आप 3-4 बार इस लाइन को दोहरा लीजिए। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जन्म मृत्यु याद हो गई, पिताजी का नाम हो गया याद, उनका जन्म स्थान याद हो गया, रचनाएं भी हमने याद कर ली। अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे ये भी जान लेते हैं। बच्चों के सामने दूसरी समस्या ये आती है कि वो किसी का भी जीवन परिचय याद करते हैं और वो भूल जाते हैं। बच्चों ये सामान्य सी बात है कि जब कोई आप याद करेंगे तो कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो। लेकिन अगर आप उसका रिवीजन करते हैं, वो चीज़ आपने पहले याद कर रखी है तो वो बहुत जल्दी से याद हो जाता है। किसी का भी जीवन परिचय जब आप लिख रहे हैं तो ऐसे समझो कि वो व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता है और उसके बारे में आपको किसी को बताना है। तो जैसे हम किसी की पड़ोसी के बारे में बताते हैं उसी तरह से आप जीवन परिचय किसी का बताते जाइए। जैसे अगर आपको रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बताना है तो आप यहाँ से बताना शुरू करें कि ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ। जैसे कोई पूछे आपसे कि बताइए रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से जिले में हुआ था और कौन से सन में हुआ था, तो आप इस तरह से बता दीजिए कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था। ये हो गई पहली बात। अब इनके जीवन की अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है कि 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। आपने लिख दिया कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ और कब हुआ? 1884 ईस्वी में हुआ। फिर दूसरी बात लिखेंगे कि 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ एक राठ जिला है, राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहां इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई। अगली बात आती है कि 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई और पिता के साथ ये फिर मिर्जापुर आ गए।
इस तरह से आप एक कहानी बनाइए अपने दिमाग में कि आपको किसी का परिचय देना है, आप रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बता रहे हैं, तो किस तरह से आप उनके बारे में बताते जाएंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से जिले में हुआ, कौन से सन में हुआ, फिर बाद में उनकी क्या कहानी हुई। 4 वर्ष की अवस्था में वो अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए, वहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके जो पिताजी थे उनकी नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई और ये पिता के साथ मिर्जापुर आ गए। अब इसके बाद क्या हुआ, 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अपना नाम लिखवाया। अब जैसे कि सामान्य बच्चों की समस्या होती है गणित, बहुत से बच्चों को गणित बहुत ही अच्छा लगता है, वो गणित में बहुत ही परफेक्ट रहते हैं, लेकिन बहुत सा जो गणित का जो भय होता है वो बच्चों को गणित में कमजोर कर देता है। इसी प्रकार से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। अब इसके बाद इनकी नियुक्ति इस तरह से लिखेंगे, आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभाग अध्यक्ष हो गए। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार इनकी जीवनी कहाँ से शुरू करेंगे, इनके जन्म से। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में हुआ। कब हुआ, 1884 ईस्वी में हुआ। फिर इनके पारिवारिक स्थिति के बारे में लिखेंगे कि 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले आए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में लिखेंगे कि 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानून गो के पद पर हुई और पिता के साथ ही मिर्जापुर आ गए। 1921 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया। इसके बाद लिखेंगे कि किंतु गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के लिए वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारिणी सभा पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद आपकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 में विभाग अध्यक्ष हो गए। और अंत में लिखेंगे, श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहावसान। आते हैं बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं। बच्चों अगर आपको केवल पास ही होना है तो जैसा कि जीवनी में पूछा गया है कि किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो आप एक रचना का नाम लिख दीजिए। अंत में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं। बच्चों वैसे तो परीक्षा में आपसे यही पूछा जा रहा है कि किसी एक रचना का नाम लिखिए, तो केवल आपको अगर पास होना है तो आप किसी एक रचना का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टॉप करना है, बहुत अच्छे अंक लाने हैं, तो आप उनकी रचनाओं को इस प्रकार से लिखेंगे जैसे इसमें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रचनाएं आपको याद ही हो गई हैं, थोड़ा सा आपको लिखने का ढंग अपना इस तरह का करना है। इस तरह से लिखेंगे कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की, वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। उनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार से है। यहाँ पर लिखेंगे पहले निबंध कि शुक्ल जी ने भाव, मनोविकार तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की। इनके निबंधों का संग्रह चिंतामणि तथा विचार भीति के नाम से प्रकाशित हुआ। इनके निबंधों में इनकी सूक्ष्म दृष्टि, पांडित्य एवं गंभीरता के दर्शन होते हैं। आलोचना, इन्होंने कुछ आलोचना ग्रंथ लिखे हैं। ये शुक्ल जी आलोचना के सम्राट हैं और इस क्षेत्र में इनके 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए। वो रस मीमांसा, इनका सैद्धांतिक आलोचना संबंधित। आगे लिखेंगे त्रिवेणी के बारे में कि सूर, तुलसी और जायसी पर इनकी आलोचनाएं लिखी गई हैं। अगला है सूरदास, ये इनकी रचनाएं इस प्रकार से आप लिखेंगे। और लास्ट में लिखेंगे कि इतिहास युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर लिखा गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से है। अगर आपको बहुत अच्छा सा लिखना है, टॉप करना है, तो आप इतना सारा लिखिए, नहीं तो जीवन परिचय लिख दें तो इनमें से किसी एक रचना का नाम लिख दीजिए
या फिर इसी तरह से यहाँ से लेकर के इतना जितना लिखा हुआ है इतना लिख दीजिए, इतने से भी आपका काम चल जाएगा। जो आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं कि किस तरह से आप लिखेंगे कि केवल पास हो जाएं, किस तरह से आप लिखेंगे कि आपके जो है बहुत अच्छे अंक मिले। अब बच्चों, कोई बच्चा इस तरह से लिखेगा और एक बच्चा केवल एक रचना लिख करके छोड़ आएगा, तो दोनों ही कॉपियों में बहुत अंतर दिखाई देगा। और जो टॉप करते हैं बच्चे, उनकी कॉपी जो है कुछ विशेष ही होती है, क्योंकि जब बच्चे टॉप करते हैं तो उनका द्वारा से मूल्यांकन होता है कि देखें ऐसा इस बच्चे ने क्या लिखा है कि ये इस बच्चे ने टॉप किया है, तो उसकी कॉपी कुछ अलग ही होगी, विशेष ही होगी, कुछ अलग से लिखा होगा, तभी उस बच्चे को टॉप किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब फैसला आपको करना है कि आपको किस तरह से लिख करके आना है, केवल पास होना है कि टॉप करना है। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जाना। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से जीवन परिचय याद हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, तो अच्छी तरह से समझा, और जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं आप इनको नोट कर लीजिए और उनको बार बार दोहराइए। और इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो ये जीवन परिचय कभी भी नहीं भूलेंगे। और बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जीवन परिचय अच्छी तरह से समझ में आया है तो कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाती है मोबाइल में पहुंच जाती है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है। लाभ इसका यही होता है कि आप किसी भी वीडियो को देखने से वंचित नहीं रह पाते हो। धन्यवाद।